हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बेसिक्स। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं +1 बायोलॉजी का फर्स्ट जो यूनिट है, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी से आप क्या समझते हो, उसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। सेकेंड है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कौन कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है। थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं, क्या इसका रोल हमारी लाइफ में होता है। फोर्थ इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम अलग अलग जो अलग अलग डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग किंगडम में डिवाइड करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें क्लासीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक नेम्स देने का। तो कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम नेम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे क्या हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कैसे ओरिजिनेट हुए, किस तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके लिए, वो डिस्कस किया जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है द फादर ऑफ बायोलॉजी। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हिंदी में हम बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु आपने नाम सुना होगा, ये एक फिलोसफर भी थे, ग्रेट फिलोसफर थे, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी इन्हीं को माना जाता है। यहाँ पे ये जो फोटो लगी है ये एरिस्टोटल है। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। आगे जो बायोलॉजी है उसकी आगे कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, जो मेन ब्रांचेस, बायोलॉजी की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन मेनली बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं उसकी स्टडी को बॉटनी बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ओनली प्लांट की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ये जो यहाँ पे पिक्चर लगी है ये थियोफ्रास्टस है, तो फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है थियोफ्रास्टस को। दूसरी ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स जो एनिमल में इंक्लूडेड होते हैं, टाइगर, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं, जूलॉजी में। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो एरिस्टोटल। ठीक है, बायोलॉजी के फादर भी कौन है, एरिस्टोटल, और जूलॉजी के फादर भी कौन है, एरिस्टोटल। तो होप सो आपको बायोलॉजी की मीनिंग क्लियर होगी हो, उसकी कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, वो भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ऐसे देखने से पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये थिंग्स जो हैं, पर्टिकुलर थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो फर्स्ट जो करैक्टर है दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है,
रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो आपने देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है कि अपने तरह जो बिल्कुल सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के इंडिविजुअल हैं वो उनको क्या कर सकते हैं? बर्थ दे सकते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें, उनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, या एलिफेंट, टाइगर्स, जो प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन का फीचर होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो अपनी तरह की एक नया इंडिविजुअल, नई थिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करैक्टरिस्टिक्स हुआ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये क्या कर सकें? डिवाइड कर सकें, अपना जो साइज है, अपना जो सेल का नंबर है उसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ होती है इनमें, इनके साइज में क्या होता है? इंक्रीज होता है। इनकी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जो ह्यूमन का बेबी होता है छोटा सा प्रोड्यूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें ग्रोथ होगी उसकी सेल्स क्या करेंगी? सेल्स में ग्रोथ होगी, वो सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो एक बड़ा सा इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है? छोटा सा एक सीड हम क्या करते हैं? सो करते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद वो एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है, उसकी सेल का साइज इंक्रीज होता है और उसकी जो सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है। इसकी वजह से धीरे धीरे जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है एक बड़ा सा बन जाता है। तो फर्स्ट करैक्टर था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक नई कॉपी बना सकते हैं, अपने ही तरह के इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं वो। और उन इंडिविजुअल का क्या होता है? उनका साइज में इंक्रीज होता है, उनके नंबर में इंक्रीज होता है, इसलिए छोटे से ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स को देखा जाए तो अगर आप चेयर को देखो तो चेयर में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगी उनके पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। सेकंड करैक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म किसको रेफर करता है? कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जब आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम सेल बनाते हैं। सेल्स में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये बनते और टूटते रहते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं उसमें कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी बायोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ये केमिकल्स हैं जो सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये सेल्स के अंदर बनते और टूटते रहते हैं। तो ये बनते और टूटते हैं किसकी वजह से? बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से। तो जो भी सेल्स हैं उनकी बॉडी में, सेल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको नाम दिया गया मेटाबॉलिज्म। कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म। उनकी सेल्स में कॉन्टिन्यूसली जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा? बायोमोलिक्यूल्स बनते और टूटते रहेंगे। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज द टोटल ऑफ जितने भी टोटल बायोलॉजिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रहे हैं उसको बोला गया मेटाबॉलिज्म। फर्दर हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये लार्जर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी, और ये सिंपलर वंस में टूट जाते हैं।
जैसे मान लो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया उसका, ठीक है। जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और अमाइनो एसिड एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हुए जिसको हमने नाम दिया कैटाबोलिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगी उसकी सिंपलर फॉर्म में। जो कैटाबोलिज्म है उसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव क्योंकि तोड़ रहा है। इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे सिंपलर वंस में टूट रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th या 10th में। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, टूट गया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। कैसे, कैटाबोलिज्म या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब होती है तो हमारी सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरा प्रोसेस है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं। दूसरा है एनाबोलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म और कंस्ट्रक्टिव, इसमें जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे, जो सिंपलर केमिकल्स थे सेल में, वो किस में बन जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, उसको बोला हमने एनाबोलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है, बड़ी चीज़ बन रही है, यहाँ पे क्या हो रही थी, ब्रेक डाउन हो रही थी। जो मेटाबॉलिज्म है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, वो दो तरह के होते हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन होती है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे में कन्वर्ट होता है। एनाबोलिज्म में क्या होगा, जो छोटा मॉलिक्यूल है वो मिल करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, रूट्स के थ्रू, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अब क्या हुआ, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। इसको हमने क्या नाम दिया, एनाबोलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। जो एनाबोलिज्म है, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म मतलब टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में जो केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बोला मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह का हुआ, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो जो दूसरा फीचर है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि ये जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलते हैं। थर्ड पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से बनी होती हैं, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो सेल्स हैं, जो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, ठीक है। इन केमिकल्स से क्या बनती है, ये जो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे उनसे सेल ऑर्गेनेलिस बनेंगे। सेल ऑर्गेनेलिस इस तरह से ज्वाइन होंगे कि ये क्या बनाएंगी, पर्टिकुलर सेल बनेगी, जो क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है।
सेल जो है फर्दर और एक तरह से अरेंज होगी स्पेसिफिक फॉर्म्स में, वो क्या बनाएगी, टिश्यूज फर्दर स्पेसिफिक टिश्यूज इकट्ठे होंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम एक तरह से एक रेगुलेटेड मैनर में काम करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म। ऐसे हमने ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है, जैसे ह्यूमन की हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें, पीएम होगा, उसमें कैबिनेट प्रेजेंट होंगे, उनके छोटे मिनिस्टर्स होंगे, उनके सेक्रेटरीज होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एक लोअर लेवल तक। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। फोर्थ इज कॉन्शियसनेस। जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स है कॉन्शियसनेस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि जो उसकी सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसको क्या कर सकें, वो सेंस कर सकें, और उन फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। तो अलग अलग चेंजेस आते हैं, जो अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चेंजेस आएंगे, अलग अलग तरीके से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हमारे पास एबिलिटी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, हमारे पास सेंसेस हैं, स्किन के थ्रू हम सेंस कर सकते हैं टच को। अगर लिविंग जैसे प्लांट्स की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो जैसे सनफ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से उनकी ओरिएंटेशन होती है, वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं लाइट की तरफ। तो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो लाइट की तरफ। तो ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास एक फीचर होता है, एबिलिटी होती है कि अपनी सराउंडिंग को वो सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो होप सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं आपको क्लियर हो गए हों। 4 करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े मेनली। फर्स्ट क्या था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दूसरा मेटाबॉलिज्म, थर्ड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी क्या है, इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो अर्थ है, जब भी डेवलप हुई थी अर्थ, प्लैनेट अर्थ, तब उसके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जनरेट हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंज आया, ठीक है, चेंजेस हुए, उसके केमिकल्स जो कंपोजिशन थी उसमें चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आए कि अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हुए। तो कौन से ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पहले डेवलप हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इतनी सारी स्पीशीज़ क्या हुई, डेवलप हुई। तो इसलिए बोला गया कि बायोलॉजी क्या है, बेसिकली द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि बायोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, उससे सिंपलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बने। ठीक है, तो ये थी बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि कैसे लाइफ जो अर्थ पे डेवलप हुई और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी ये 2 वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर बना है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, जितनी अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं, उसको हमने नाम दिया बायोडाइवर्सिटी। उसको हमने क्या नाम दिया? बायोडाइवर्सिटी। अब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि इवन हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमसे डिफर करते हैं। ये जो सारे डिफरेंसेस हैं ये इंक्लूड होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। इन डिफरेंसेस की वजह से जो अर्थ पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सारे क्या हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी रेफर करती है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज जो हैं प्रेजेंट है अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसको हमने क्या नाम दिया? बायोडाइवर्सिटी। जो अर्थ पे अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं अभी डिस्कवर होनी हो। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्पीशीज़ है, ओनली स्पीशीज़ की बात की, नंबर तो और ज़्यादा होगा। जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो अभी तक डिस्कवर हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अभी तक, जैसे कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं लेकिन ह्यूमन अभी तक वहाँ पे इतनी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है कि ह्यूमन जो है वहाँ पे पहुँच सके। और बहुत सारी क्या है, डिस्कवर होने को है। तो जो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। होप सो आपको बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझ में आ गया हो। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने हमने बोला अप्रॉक्सीमेटली जितने अभी तक हमने डिस्कवर किए वो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। तो उनको क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, हम अगर उनको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहिए, तो कैसे स्टडी करेंगे? इसलिए हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑन अर्थ, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली डिस्कवर्ड। इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड ना करें तो एक एनार्की जैसे होती है, हम उनको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नीड, पूरे इंडिया में कितनी सारी पॉपुलेशन है, तो इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। 28 जो स्टेट्स हैं उनमें डिवाइड किया है, 7 टेरिटरीज हैं। अगर वो डिवाइड ना करें तो एक जो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको हम बिना क्लासिफिकेशन के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड ना करें तो उनको स्टडी करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए जिसके अंडर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता क्या है? जो नोमेनक्लेचर है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग पर्टिकुलर नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है।
ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम जब नाम दे रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पर्टिकुलर नाम दिए जाएंगे उनके कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर, तो उसको हमने क्या नाम दिया? नोमेनक्लेचर। अब ये जो नाम होते हैं, ये जो नेमिंग दी जाती है बायो की फील्ड में स्पेसिफिकली, ये दो तरह की होती है। जो नेम्स होते हैं बायोलॉजिकल फील्ड में दो तरह के हैं। फर्स्ट इज वर्नैकुलर नेम्स एंड सेकंड इज साइंटिफिक नेम। ठीक है, नोमेनक्लेचर मीन्स प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम्स दिए जाएंगे। ये नेम्स दो तरह के हैं, वर्नैकुलर नेम्स। वर्नैकुलर नेम्स मीन कॉमन नेम्स या लोकल नेम्स, कि जो सिर्फ अपने जैसे पर्टिकुलर एरिया है उसी एरिया तक सीमित है। ठीक है, दे आर लोकल नेम्स विच आर गिवन टू ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर रीजन बाय लोकल पर्सन्स, कि लोकल पर्सन्स हैं उनके द्वारा ये नेम दिए जाते हैं। जैसे रोज़ को, तो अब ये वर्नैकुलर नेम्स हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे, प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे लैंग्वेज के। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में दिए हैं तो जो जब लैंग्वेज चेंज होगी तो ये नाम भी चेंज हो जाएंगे। जैसे रोज़ को, ये जो रोज़ है, जो गुलाब है, उसको इंग्लिश में रोज़ बोलते हैं, गुलाब हिंदी में बोलते हैं, गोलन इन बंगला, रोजपो इन तमिल। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से जो रोज़ है उसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या है? वर्नैकुलर नेम्स। ये क्या है? वर्नैकुलर नेम्स। नोमेनक्लेचर पढ़ा हमने कि नेम दे रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसमें दो तरह के नाम आए, वर्नैकुलर्स। वर्नैकुलर्स मीन्स कॉमन नेम्स, लोकल नेम्स, जो पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में उसी लैंग्वेज में किसी लोकल पर्सन ने उनको नाम रख दिया, उनका नाम रख दिया। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा कि रोज़ को इंग्लिश में रोज़ बोला, गुलाब हिंदी में बोला गया, और बंगला में गोलन, रोजपो इन तमिल। तो ये जो नाम है, ये जो कॉमन नेम्स हैं, ये वेरी कर रहे हैं। अब इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो ये रोज़ का जो नाम है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोला जा रहा है। तो ये भी कॉमन नेम्स हैं, ये क्या करते हैं? एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जब हमने कुछ स्टडी करना होगा तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर प्लांट है, पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या स्पीशीज़ है, उसको एक ही नाम दिया जाएगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। जितने भी जैसे बायोलॉजिकल नेम्स हैं, फिर वो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए सेम होगा। नहीं तो जैसे अगर मान लो कोई साइंटिस्ट है, इंडिया से कोई साइंटिस्ट गया, अलग कंट्री ऑस्ट्रिया से कोई और साइंटिस्ट आया है, तो अपने अपने नाम बोलेंगे, उसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। हम समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की जो नेम्स हैं या प्लांट है वो क्या बोल रहा है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि सबसे पहले हम ये कन्फ्यूज़न ही क्लियर कर देंगे। तो पर्टिकुलर नाम पर्टिकुलर स्पीशीज़ को दिए गए, जो क्या करेंगे? यूनिवर्सली, वो यूनिवर्सली सेम रहेंगे, यूनिवर्सली सेम रहेंगे। जैसे मैंगो, मैंगो है, मैंगो का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो नाम है ये इंडिया में भी साइंटिफिक नेम है, तो इंडिया में भी मैंगीफेरा इंडिका होगा। ठीक है, अदर कंट्रीज़ में, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें सिमिलर रहेगा। तो ये क्या है? साइंटिफिक नेम्स। ये क्या है? स्पेसिफिक नेम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूस्ड अलग नेम है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म को असाइन किए जाते हैं बाय साइंटिस्ट, ताकि कोई कंफ्यूज, टू रिमूव एम्बिग्यूटी, कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे नेम्स के लिए। वर्नैकुलर नेम्स को क्या करते हैं? वेरी करते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे ये, जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन बन रहा था वर्नैकुलर नेम्स की वजह से वो क्या हो गया? रिमूव हो गया।
ठीक है, तो नोमेनक्लेचर और वर्नाक्युलर नेम्स और साइंटिफिक नेम्स में क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स कि जो, इसका मीनिंग हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये किसने दिया था? ये एक सिस्टम है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके नेम जो हैं 2 वर्ड से कंसिस्टेड होंगे। उसके नेम में 2 वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स। फर्स्ट जो होगा जेनरिक नेम होगा, सेकेंड इज स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है, जो एक स्पेसिफिक नेम है, वो 2 वर्ड से कंसिस्ट होगा, 2 वर्ड्स होंगे इसमें। ठीक है, 2 वर्ड्स होंगे। फर्स्ट इज जेनरिक, फर्स्ट वर्ड जो होगा जिसको बोला जा रहा है जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, बायनोमियल इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बाई मीन्स 2 वर्ड से होगा। इंग्लिश के या जो भी लैटिन लैंग्वेज है उसके 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो फर्स्ट जेनरिक शो करेगा, दूसरा स्पेसिफिक। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको डेवलप किया था कार्लस लिनियस ने। ठीक है, ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसमें जो साइंटिफिक नेम कंसिस्ट होंगे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है उसको डेवलप किया था कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेमिंग देने का, जिसको हमने नाम दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस ने दिया था ये, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्लस लिनियस। ठीक है, जो रूल्स दिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, रूल्स दिए थे कार्लस लिनियस ने, वो दिए थे 1751 में। इसकी जो बुक है फिलोसफिया बोटेनिका, 1751 में सबसे पहले जो नेमिंग सिस्टम शुरू किया था वो कार्लस लिनियस ने किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जो साइंटिफिक नेम है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के वो 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है उसको जेनरिक वर्ड बोला जा रहा है, सेकंड है स्पेसिफिक। ये कार्लस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, उन्होंने डेवलप किया था। और ये किसमें, जो एक उन्होंने एक बुक लिखी थी 1751 में, फिलोसफिया बोटेनिका, उसमें नेम्स देने के रूल्स लिखे हुए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम्स देने के। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था कार्लस लिनियस ने दिया था, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और 1751 में उन्होंने ये जो रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये अपनी बुक फिलोसफिया बोटेनिका में डिस्कस किए थे, लिखे थे। उसके बाद 1753 में इन्होंने एक और बुक लिखी स्पीशीज प्लांटेरम, एक और बुक लिखी स्पीशीज प्लांटेरम 1753 में, जिसमें सभी जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स तब 1753 तक डिस्कवर किए थे उनके नेम्स लिखे थे, वैलिड नेम दिए गए थे। उनकी एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, प्लांट्स के लिए नेम्स दिए। 1751 में उन्होंने रूल्स दिए कि नेम्स कैसे दिए जाने चाहिए। दूसरा था कि 1753 में एक बुक है स्पीशीज प्लांटेरम, उसमें प्लांट्स के लिए वैलिड नेम दिए गए। और 1758 में उनकी जो बुक थी सिस्टमा नेचुरे, उसके 10th एडिशन में एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक नेम्स दिए गए। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कार्लस लिनियस ने दिया था, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। उन्होंने रूल्स दिए थे बायनोमियल नेम्स देने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, अपनी बुक में उन्होंने उनको लिखा था फिलोसफिया बोटेनिका। प्लांट्स के लिए जो नेम दिए गए थे वो 1753 में दिए गए थे, स्पीशीज प्लांटेरम बुक में उन्होंने इसको मेंशन किया था। और 1758 में उन्होंने
एनिमल्स के लिए, जितने भी एनिमल्स हैं उनको वैलिड नेम दिए थे, जो उनकी बुक है 10th एडिशन। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बायोलॉजी क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, नोमेनक्लेचर कि जो नोमेनक्लेचर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिए जाते हैं वो कौन कौन सी तरह के होते हैं, ठीक है, ये आज हमने डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसको इस वीडियो में अगर एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो